Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK9. Dear CS professional student, आज के सेशन के अंदर 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो पक्का ना इस चैप्टर से आएगा ही आएगा, तुम टेक लेना चाहे। क्योंकि ना अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन अगर डेवलप किया जाए ना तो 3 क्वेश्चन तो ऐसे इतने जबरदस्त इंपॉर्टेंट है कि एग्जामिनर अगर इस चैप्टर की तरफ आया तो रह नहीं पाएगा बिना पूछे तुमसे 3 क्वेश्चंस। सो ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना। देखो, हम लोग फास्ट ट्रैक मर्जर पढ़ रहे हैं, हमने इसमें एक क्लास कंप्लीट कर लिया और ये लास्ट क्लास है। जी हाँ, 2 क्लास में कंप्लीट हो गया है ये, सो मतलब हो जाएगा आज। सो इस क्लास को प्रॉपर देखना। इंश्योर कर रहा हूं 3 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अब इस वाली क्लास के अंदर डिस्कस करने वाला हूं, जो 100% इस चैप्टर के अंदर से बनता ही बनता है। अच्छा, अब फटाफट सुन जाओ। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया अब तक कि सेक्शन 233 फास्ट ट्रैक मर्जर की बात करता है। किन किन कंपनीज के लिए भैया? स्मॉल कंपनीज बिटवीन 2 और मोर स्मॉल कंपनीज के लिए, ये होल्डिंग और इट्स की होली ऑन सब्सिडरी के बीच में मर्जर हो सकता है, या फिर 2 और मोर स्टार्टअप्स, या फिर स्टार्टअप्स विद स्मॉल कंपनी। ये सब हमने सीख लिया था और सेक्शन 2 क्लॉज 85 भी हमने देख लिया था। उम्मीद कर रहा हूं तुमने पहले वाला क्लास देख लिया होगा। फिर भी अगर लगता है किसी बच्चे का रह गया तो ऊपर जाना, आई बटन रहना, आई बटन जाके क्लिक करना, पहले वाला क्लास का लिंक मिल जाएगा, उसे देख लेना, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे प्रोसीजर एस्पेक्ट्स, लेकिन याद रखना प्रोसीजर एस्पेक्ट्स भी उनके लिए बहुत इजी है जिन्होंने पहले वाला क्लास देखा है। ये बात खत्म हो गया, लेकिन नहीं देखा है तो थोड़ी थोड़ी बातें यहाँ समझाऊंगा। जैसे फटाफट आओ, हमने देखो एक बात सीख ली कि अगर एग्जाम में आ जाए सर फास्ट ट्रैक मर्जर, तो हमने सेक्शन 233 अपने आंसर को ऑथेंटिकेट करना सीखो। आप कह रहे हो ये बात नहीं मानी जाएगी, लेजिस्लेशंस में लिखा हुआ है कि सेक्शन 233 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फास्ट ट्रैक मर्जर का बात करता है, विच वी रीड विद रूल 25 ऑफ कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट अमलगमेशन रूल 2016। अब आंसर को ना ऑथेंटिकेट करते हो ना, एग्जामिनर देखता है यार कि बोले यार कहां इसके मार्क्स काटूं मैं, समझ रहे हो तुम? अपन आंसर लिखा है सिंपल सा, फास्ट ट्रैक मर्जर बिटवीन 2 और मोर स्मॉल कंपनीज। अरे नहीं यार, लिखना तो है लेकिन आंसर को ऑथेंटिकेट करो भाई विद प्रोविजन, ठीक है, अच्छे मार्क्स सही हैं। सो ये हमने डिस्कस किया हुआ है। अब देखो, जब प्रोसीजर की बात करेंगे तो प्रोसीजर के अंदर हमको क्या रखना है कि सबसे पहले हमने देखा था भैया बोर्ड मीटिंग कन्वीन की जाएगी। तो पहला स्टेप ही क्या है? बोर्ड मीटिंग। कन्वीन द बोर्ड मीटिंग कौन करेगी? दोनों ही कंपनी, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफर कंपनी दोनों ही अपनी बोर्ड मीटिंग करेंगी। बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड करेंगी दोनों ही कंपनी। दोनों कौन कौन बोल रहा हूं भाई? कोई होशियार बच्चा बैठा हो सर, दोनों कंपनी? अरे भाई 2 कंपनी होंगी ना, एक ट्रांसफरर कंपनी और एक ट्रांसफरी कंपनी मतलब रिजल्टिंग कंपनी, मर्जर के बाद सामने निकल के आने वाली कंपनी, या फिर जो ट्रांसफर कंपनी को एब्जॉर्ब कर लेगी। क्लियर? बात पकड़ में आ रहा है? सो दोनों ही कंपनी की बोर्ड मीटिंग होगी और बोर्ड मीटिंग के अंदर वो डिसाइड करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या कि पहले ना भाई देखो हमने ना स्कीम ड्राफ्ट करनी है, ड्राफ्ट स्कीम ड्राफ्ट हो गया। अब बोर्ड मीटिंग होगा दोनों कंपनी का। बोर्ड मीटिंग में स्कीम को कंसीडर करेंगे कि भाई क्या करना है, भाई इस मर्जर को हमें अप्रूव करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक थॉरो डिस्कशन होगा इन बोर्ड मीटिंग। और जैसे ही यहां से इन्होंने अपना बीआर पास कर दिया कि हाँ जी चलिए हम तो कहते हैं कि होना चाहिए। सो बीआर पास करने के साथ साथ यहां एक और इंपॉर्टेंट काम कर लेंगे इस बोर्ड मीटिंग के अंदर। ये क्या डिसाइड करेंगे टाइम, प्लेस, वेन्यू, जनरल मीटिंग भी तो करनी पड़ेगी भाई, शेयर होल्डर्स की भी तो अप्रूवल लेनी है, बिना उनकी अप्रूवल के काम कैसे चल सकता है? तो यहां पर ना हमने ये भी सीखा था कि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल याद होगा 90% इन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, मेंबर्स काउंसिल इन टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 90% मेंबर्स का कंसर्न लेना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, ये काम हो गया। अब क्या करना है बोर्ड मीटिंग के बाद? जब प्लेस डिसाइड हो गया कि जनरल मीटिंग कॉल करनी पड़ेगी, तो ऑफकोर्स दोनों ही कंपनीज के जनरल मीटिंग कॉल की जाएगा। आओ ये याद रखना, प्रोसीजर फटाफट बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी आगे डिस्कस करता हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि एक बार फटाफट से क्विकली रिकैप हो जाए। तो सर कहता है बोर्ड मीटिंग शैल बी अप्रूव द स्कीम, पास द रेजोल्यूशन फॉर होल्डिंग एंड फिक्सिंग द डेट द टाइम फॉर द शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर मीटिंग। ठीक है सर, कौन कौन करेगा? बोला दोनों ही कंपनी करेगा। कोई टाइमलाइन या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट बता रखा है? नहीं सर, यही तो फायदा है फास्ट ट्रैक मर्जर का। तो कहता है जी नहीं, बस दोनों कंपनी को करना है। फिर नोटिस ऑफ द प्रपोज स्कीम किसको भेजा जाएगा? हमने सीखा था रजिस्ट्रार को इंटीमेट करेंगे, रजिस्ट्रार को बताएंगे, इनवाइट करेंगे ऑब्जेक्शन ऑफ सजेशंस। सो
Notice of proposed scheme is to be sent to the registrar where the register office of the both companies are situated and invite objection suggestion. सर फॉर्म नंबर, मेरी उम्मीद है कि तुम लोगों ने कल वाला क्लास में याद कर लिया होगा, CAA 99, ठीक है, CAA 9, CAA कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट और अमलगमेशन, फॉर्म नंबर 9 दोनों ही कंपनी भेजेंगे, ठीक है सर। फिर डिक्लेरेशन ऑन सोल्वेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी CAA 10 याद होगा फॉर्म, उम्मीद कर रहा हूं पहले वाला क्लास की सारी बातें कर रहा हूं, इसलिए एक बार सिर्फ इससे फटाफट से गो थ्रू कर लेना। फिर कह दूं किसी को नहीं मिल रहा है ना क्लास, बाई चांस लगता है कि कोई रिसीव नहीं कर पाया है, ठीक है भाई, थैंक्स सो मच कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं तो छूट गया, कोई तो बात घबराने का नहीं है। सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को प्रेस कर दो, वहां से तुम्हें एडवांस नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर भी नहीं पता लगता है तो कोई बात नहीं है, ना के 9 के व्हाट्सएप पे चले जाओ, स्टेटस पे एक्सटर्नली आपको क्लासेस मिल जाएंगी। फिर भी नहीं मिल रही है तो भाई हमको बताओ, और अभी यहाँ आई बटन में मैं डाल रहा हूँ क्लास, पहला वाला क्लास जरूर देखना, ठीक है, ठीक है सर। फिर करेंगे कन्वीन द मीटिंग ऑफ मेंबर्स। जी हाँ, हम लोग जानते हैं कि नोटिस दिया जाता है 21 डेज का, 21 डेज का नोटिस देना जरूरी है। दोनों ही कंपनीज अपना जनरल मीटिंग बुलाएगा, वहां पर मेंबर्स का कंसेंट लेगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमेशा याद रखना इसके अंदर, जैसे मैं आज की क्लास में बताने वाला हूं। देखो, फिर क्रेडिटर का मीटिंग होगा, ये भी हम जानते हैं। फाइनली फिर हमने इनकी अप्रूवल ले लेनी है और रजिस्ट्रार को भी बताना पड़ेगा। देखो, फाइनल स्कीम, द कॉपी ऑफ द स्कीम अलोंग विद द रिजल्ट्स ऑफ ऑल मीटिंग्स एंड शैल बी फाइल्ड विद द रीजनल डायरेक्टर। जी हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हम लोग जानते हैं ये जो स्कीम होगी अप्रूव होगी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे कौन है? रीजनल डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर ऑफ द कंसर्न स्टेट, ठीक है। अब देखो समझो, वैसे रीजनल डायरेक्टर बता दूं 7 टोटल, तो जहां आपकी कैटेगरी फॉलो होगी वही आपको प्रूव करेगा। और कॉपी ऑफ स्कीम अलोंग विद द CAA 11 इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी फॉर्म विद द ROC एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। द फॉर्मर shall be filed in the form GNL 1 and later shall be handed, delivered and sent to the speed post। और बोला ठीक है सर, ये भी कर देंगे। कब से करना है? विद इन 7 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। क्रेडिटर का मीटिंग लोगों का जो होगा उनका कंक्लूजन के बाद में आपको बताना पड़ेगा। आरडी को भी करना पड़ेगा ना कि हाँ सर, हमने बोर्ड मीटिंग कर लिया है, हमने इधर जनरल मीटिंग कर लिया है, क्रेडिटर का मीटिंग कर लिया है, इनसे कंसेंट ले ली है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज देखो, यहाँ पे कहता है ओनली ट्रांसफरिंग कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंपाइल, क्योंकि ट्रांसफरिंग कंपनी ना, ट्रांसफरिंग कंपनी की ड्यूटी बन गई। क्यों बन रही है सर ड्यूटी? कोई रीजन है ना, कौन रिजल्टेंट कंपनी कौन है? ट्रांसफरिंग। ये एब्जॉर्ब कौन कर रही है? ट्रांसफरिंग। तो ये बताएगी कि भैया हमने कंसेंट ले लिया है। ऑलराइट सर। फिर अप्रूवल स्कीम बाय द रीजनल डायरेक्टर। अब यहाँ पे सुनो, याद करो, आपको यहाँ पे हमने कल डिस्कस किया था कि अगर ROC को कोई ऑब्जेक्शन है तो भाई 30 डेज है तेरे पास में। ROC ऑफिशियल लिक्विडेटर, अगर तुमको कोई ऑब्जेक्शन है तो 30 डेज के अंदर रीजनल डायरेक्टर को अपनी खबर लिख के दे दो कि सर यस आई हैव ऑब्जेक्शन किया, आई वांट टू गिव सम सजेशंस। लेकिन अगर ऑब्जेक्शन नहीं है तो मजा आ गया जी। अगर ऑब्जेक्शन है तो आरडी ना उन ऑब्जेक्शन को कंसीडर करेगा, साथ के साथ देखेगा कि ये स्कीम पब्लिक इंटरेस्ट में है या नहीं है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में भी नहीं है, क्रेडिटर के इंटरेस्ट में नहीं है, तो वो जाएगा किसके पास? ट्रिब्यूनल के पास। आरडी एप्लीकेशन फाइल कर देगा ट्रिब्यूनल में फॉर्म नंबर CAA 12 के अंदर, तो वो बोलेगा सर ट्रिब्यूनल आप कंसीडर करो। फिर ट्रिब्यूनल देखेगा कि भाई इसको स्कीम को अप्रूव फास्ट ट्रैक मर्जर में, जी हाँ, सेक्शन 233 के अकॉर्डिंग करना है या जो नॉर्मल प्रोसीजर है सेक्शन 232 का, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना है। ऑलराइट सर। फाइनली जब आपको ऑर्डर जो भी मिल जाएगा, आप जानते हैं INC 28 के अंदर आपको ऑर्डर फाइल करना पड़ता है विद इन 30 डेज विद द ROC, कंसर्न ROC, ये बात याद रहेगा। ऑलराइट सर। अब ये ना क्यों बताया था तुमको, एक बात सुनो मेरी बात, ये कोई मैंने नया तो पढ़ाया नहीं है, ये कल वाला क्लास हमने किया, रिसेंट क्लास किया, उसी के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन इसलिए बता दें कि एक बार फटाफट से रिकॉल हो जाए, ठीक है। अब यहां आ जाओ, देखिए मेरे लिए ना एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं। जो स्टूडेंट्स क्लासेस रेगुलरली कंसिस्टेंटली अटेंड करते आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके लिए मैं वापस इसको थॉरली रिवाइज करवाऊं। क्यों उनका टाइम क्यों वेस्ट करें जब उन्होंने ऑलरेडी समझ रखा है। कोई नया स्टूडेंट आके देखता है कि नहीं सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, पहले वाला क्लास देख लो, दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आओ स्टेप्स इन्वॉल्व, अब ये वही वापस आ रहा है बातें, लेकिन 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आ रही है। जैसे देखो जल्दी जल्दी देखते हैं। आप ये कह रहे हैं स्टेप्स इन्वॉल्व का मतलब है सबसे पहले दोनों ही कंपनी अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चेक करेगा। हाईलाइट कर देना, लिख देना भैया, क्या चेक द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, बोथ कंपनी विल चेक इट्स आर्टिकल एसोसिएशन। बोथ कंपनी का मतलब ट्रांसफरर और ट्रांसफरी कंपनी चेक करेगा अपना आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। भैया अगर आर्टिकल एसोसिएशन में अगर मर्जर का क्लॉज नहीं दे रखा है, मर्जर का क्लॉज नहीं है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट अल्टर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, फिर कन्वीन करेंगे बोर्ड मीटिंग, अभी सीख लिया हमने, ड्राफ्ट करेंगे स्कीम। ऑलराइट सर। आप कहता है प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड गेट द ऑल्टर रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स है ना अभी ROC को देना पड़ेगा। जब तुम कहते हो डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी, कैसे मान लूं भाई डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी? शो मी योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद द ऑल्टर रिपोर्ट।
बात पकड़ में आ रहा है? सो आप प्रिपेयर करेंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड मेरे साथ बोलो ना यार, ऑडिटर रिपोर्ट. नाउ get the draft scheme approved by the board meeting and both companies need to send a notice of the registrar of companies official liquidator of their respective reason inviting suggestion. of course हम लोग जानते हैं भी पढ़े हैं. अब देखो ये पॉइंट जो 6 है ना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है यहीं पर ही. Such notice to the ROC should be informed CAA 9 and have following attachments. अब क्वेश्चन आ गया, अटैचमेंट ही पूछ लिया भाई, क्योंकि रीजन है ना, कंप्लायंसेस के लिए आपको रखा जाता है कंपनी में, तो आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी अटैचमेंट्स हैं जो फॉर्म CAA 9 के साथ जानी है. मतलब कि भैया इनवाइट कर रहे हैं आप ऑब्जेक्शन सजेशंस, तो आप ROC से या ऑफिशियल लिक्विडेटर से हम पूछना चाहेंगे कि भाई क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं आपको. दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कह रहा हूं यहां पर इंपॉर्टेंट है क्या है, अटैचमेंट्स. अटैचमेंट अपने आप में कंप्लायंस है भाई, तो आपको करना होगा क्या क्या. देखो, कॉपी ऑफ द स्कीम, जो स्कीम आप अप्रूव करना चाहते हैं उसकी डिटेल आप दे देंगे पूरी. फिर शेयरहोल्डिंग पैटर्न प्री एंड पोस्ट मर्जर. शेयरहोल्डिंग पैटर्न किसका बताएंगे, ट्रांसफरी कंपनी का, क्योंकि मेनली तो वही है ना. शेयरहोल्डिंग पैटर्न ऑफ द ट्रांसफरी प्री एंड पोस्ट मर्जर. ठीक है सर. लास्ट 3 ईयर ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए आपको. मेमोरेंडम आर्टिकल्स को कॉपी दीजिएगा. BR और वैल्यूएशन रिपोर्ट. अब ध्यान सुनते जाना मेरी बात को. जो हम यहां पे कह रहे हैं CAA 9 लगा रहे हैं, तो हम इनवाइट कर रहे हैं ऑब्जेक्शन. अब यहां पे एक चीज तुमने ध्यान दिया हो, आओ देखो. देखो, जब यहां पर तुम्हें बता रहा था नोटिस ऑफ प्रपोज मीटिंग, जिसमें आप नोटिस देंगे किसको, ROC को. कौन सा फॉर्म, CAA 9. तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन के आता है जो छुपके निकल के आ रहा है, वो ये है कि सर CAA 9 में जो इनवाइट किया ऑब्जेक्शन है कौन देगा. दोनों ही कंपनी बोल रहा है, याद रखना दोनों ही कंपनी को देना है. बात पकड़ में आ रहा है. ये छोटा छोटा बात इंपॉर्टेंट है, केस लॉ में घुमा घुमा के पूछा जा सकता है, आप घूमने ही मत. हमें पता है सर कि CAA 9 जो इन्वाइट कर रहा है ऑब्जेक्शन और सजेशन, क्योंकि वो ऑब्जेक्शन सजेशन आएंगे ना तभी तो जनरल मीटिंग में लेके जाएंगे डिस्कस करने के लिए, कि शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करेंगे. बात पकड़ में आ रहा है. तो याद रखना दोनों ही कंपनी देगा. ठीक है. एंड आई नोटिस, मैंने नोटिस किया कुछ स्टूडेंट्स ना क्लास को स्पीड से देखने की कोशिश करता है कि 1.5 1.75 का स्पीड से देखेगा. अरे भाई मैं पहले ही तो स्पीड से बोल रहा हूं, हाँ, उसके बाद तुम और स्पीड लगा देते हो, फिर बोलते हो सर ये कॉन्सेप्ट सर डिस्कस किया था. अरे कई कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर रहा हूं लगातार, मॉड्यूल से बता रहा हूं, लाइन बता रहा हूं. सो अब तुम्हारी मर्जी है, सबको नहीं कह रहा हूं, बट कुछ हैं 2-4 स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था. भाई कॉन्सेप्ट कहाँ जाएगा, बुक से कर रहे हैं. ऑलराइट, चलिए आइएगा. तो कौन कौन से अटैचमेंट जाएंगे, CAA 9 कौन भेजेगा, ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी दोनों भेजेगा. CAA 9 क्या क्या अटैचमेंट देगा, मेरे साथ याद करो. कॉपी ऑफ द स्कीम, शेयर होल्डिंग पैटर्न किसका, ट्रांसफरी कंपनी का भाई, प्री एंड पोस्ट मर्जर के बाद में, प्लस लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लास्ट 3 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गया आपका. मेमोरेंडम आर्टिकल्स, बोलो ना, मेमोरेंडम आर्टिकल्स प्लस BR प्लस वैल्यूएशन रिपोर्ट. याद हो रहा है. अच्छा सर ये भी हमको समझ में आया. अब ये क्वेश्चन अलग से बनता था. ठीक है. नाउ बोथ कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू फाइल डिक्लेरेशन सोल्वेंसी विद देयर रिस्पेक्टिव ROC एंड दिस डिक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी शैल बी अकम्पनीड बाय द BR बोर्ड रिवीजन. कोई बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, बोर्ड याद रखिएगा ऑथराइज कर रहा है इस बात को कि हाँ जी हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी कंपनी सोल्वेंट है और आने वाले 1 साल तक कोई ऐसा इशू नहीं होगा. स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एंड ऑडिटर रिपोर्ट. अब देखो, जब अपने आप सोच के देखना, रटना नहीं है, सोल्वेंसी डिक्लेयर करनी है तो 3 अपने आप ही डॉक्यूमेंट सामने आ जाएंगे. क्या, BR क्योंकि बोर्ड की पावर में है, बोर्ड की ड्यूटी है कि भाई अगर सोल्वेंसी का डिक्लेरेशन दे रही है तो बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो BR तो पास करना पड़ेगा. फिर अपने आप सोच के देखो क्या ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज बता रहा हो, तभी तो सोल्वेंसी पता लगेगी. तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो देंगे, स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, प्लस इस बात को ऑथेंटिकेट तो करो, ऑडिटर रिपोर्ट. याद रहेगा. अब ये 3 मैं तुम्हें पॉइंट कह दूं, पॉइंट 6 और पॉइंट 7 को मिलाकर अपने आप में क्वेश्चन बनती है. समझना इस बात को. ठीक है. सो क्या क्या अटैचमेंट होंगे, हमें अटैचमेंट याद हुआ. पहले हम लोग सीखते हैं CAA 9 के साथ कौन जाएगा, कॉपी ऑफ द स्कीम जाएगी, शेयर होल्डिंग पैटर्न जाएगा सर, प्लस लास्ट 3 ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आएंगे. मेरे साथ बोलते चली जाइएगा. मेमोरेंडम आर्टिकल्स का कॉपी देना पड़ेगा आपको, BR पास किया जो उसकी डिटेल दीजिएगा, प्लस साथ साथ वैल्यूएशन रिपोर्ट. याद रहेगा. डिक्लेरेशन के साथ में 3 डॉक्यूमेंट जाएगा, बोर्ड रिवीजन देना है, ऑफ कोर्स स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज एंड ऑडिटर रिपोर्ट. लॉजिकल है, वैसे ही याद होगा.
नाउ अब मीटिंग बुलाओ भाई शेयर होल्डर का, फिर उनका अप्रूवल लो, प्लस उनके पास मीटिंग करो क्रेडिटर का, फिर उनका अप्रूवल लो, फाइनली फाइलिंग द रिजल्ट ऑफ ईच मीटिंग विद द आरडी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। फाइनली ऑब्जेक्शन सजेशन जो होंगे उनको आरडी को, ऑफ कोर्स आरडी को अगर आरओसी को ऑब्जेक्शन है और या ऑफ कोर्स ऑफिशियल लिक्विडेटर को ऑब्जेक्शन है तो सेंड किए जाएंगे किसको, आरडी को बोलेंगे वो लोग। देन आरडी जो में फाइल एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल, क्या लगता है भैया पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं था, and tribunal can approve and disapprove the scheme, and if approved it shall be filed with the ROC for transfer company and transfer company respectively। मतलब कंसर्न आरओसी दोनों के जो होंगे ट्रांसफर कंपनी को, उनको भैया बताएंगे INC 28 का ऑर्डर आ गया है। INC 28 का ऑर्डर का मतलब कि ट्रिब्यूनल ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। अब ध्यान सुनते जाओ, आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एक और बन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब मार्क करवा रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट आपको ऊपर बताया, जो क्वेश्चन इसका 0.6 और 0.7 को मिला के बन सकता है, आपसे अटैचमेंट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अब एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, इंटरेस्टिंग है इसलिए मैं छोड़ना। अब कुछ स्टूडेंट लोग तो सोचता मॉड्यूल में कहां था, मॉड्यूल में कहां था, बता रहा हूं साथ साथ बता रहा हूं, पढ़ोगे मॉड्यूल से मिल जाएगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो इंपैरेटिव टू नो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और कंटेंट्स वन शुड इंक्लूड इन अ स्कीम ऑफ मर्जर एंड दीज इंग्रेडिएंट्स। अब एग्जाम में आपसे इंग्रेडिएंट्स ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर पूछ सकता है कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। जैसे अभी देखो अपने आप में किसी कॉन्सेप्ट है, प्रीएम्बल, प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का जो कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स यूज इन द स्कीम। जैसे किसी पर्टिकुलर, जैसे आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, आपने अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया सेट्स के लिए या डेप्रिसिएशन यूज किया, लेकिन डेप्रिसिएशन कौन सा, रिटन डाउन वैल्यू, ठीक है। रिटन डाउन वैल्यू से क्या है, जो भी मतलब कहने का मतलब है जहां पर टेक्निकल टर्म यूज कर रहे हैं उसको आप डिफाइन कीजिएगा ताकि किसी भी तरीके की एम्बिग्यूटी ना हो। अब बात पकड़ में आ रहा है ना। प्रीएम्बल का मतलब यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द मर्जर इन रिस्पेक्ट ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर, जिसमें हम लोग बताते हैं इन द टर्म्स ऑफ द सेक्शन 233 ऑफ कंपनी सेक्शन 13 जो यहाँ पर मर्जर किया जा रहा है, क्लियर। प्लस यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी आप डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स यूज इन द स्कीम में जो भी आप वर्ड्स, टेक्निकल वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो एक से ज्यादा कैरी कर सकते हैं मीनिंग, तो वहां कोई भी है ना अगर एम्बिग्यूटी नहीं होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए आप उसको डिफाइन करें। डिटेलिंग दैट प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर कैपिटल, ये बताइएगा। ये इंग्रेडिएंट्स एग्जाम के लिए बता रहा हूं, एग्जाम में आ सकता है आपसे कि इंग्रेडिएंट्स आप रेडी कीजिएगा, और एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे बन के आ सकता है। देखो, इट इज आल्सो इंपैरेटिव टू नो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स एंड कंटेंट्स ऑफ वन शुड इंक्लूड इन अ स्कीम ऑफ मर्जर, कमेंट, डिस्कस, एलाबोरेट, देख लेना तुम। नाउ डिटेलिंग ऑफ द प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर कैपिटल, ठीक है जी। द वे ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज शैल बी ट्रांसफर टू ट्रांसफरिंग कंपनी, ये देखेंगे। द वे ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी ट्रांसफर टू ट्रांसफरिंग कंपनी। अपॉइंटेड एंड इफेक्टिव डेट ऑफ द स्कीम, जी हाँ आपने पहले भी सीखा होगा अपॉइंटेड एंड इफेक्टिव डेट, ये हम देखेंगे कब से इफेक्टिव होगी। इफेक्टिव का मतलब मर्जर कब से इफेक्टिव मान लिया जाएगा, और मर्जर इफेक्टिव का मतलब जो भी असेट्स और लायबिलिटीज होंगी। कई बार हमने देखा है कि ट्रिब्यूनल या गवर्नमेंट भी है ना ऑर्डर कर सकता है डिफरेंट डेट्स फॉर इफेक्टिव ऑफ द मर्जर फॉर डिफरेंट प्रोविजंस। टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द स्कीम, बेनिफिट्स टू बी गिवन टू द स्टाफ। स्टाफ का मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा है, ये एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। कंसोलिडेशन ऑफ द ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, कंसोलिडेशन क्योंकि आप जानते हैं ना ट्रांसफरी कंपनी क्या करेगा, ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ाएगा, और ट्रांसफर कंपनी का जो ऑलरेडी ऑथराइज्ड कैपिटल है वो आपस में कंसोलिडेट होगा, क्लियर। रिजोल्यूशन विदाउट द रिजॉर्टिंग टू वाइंडिंग अप, ऑफ कोर्स हम लोग जानते हैं। नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम एंड एनी अमेंडमेंट और मॉडिफिकेशन टू द स्कीम। अब ये जो है इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या है, जब आप अपने माइंड में मर्जर की बात कर रहे हो, ऑलराइट, अच्छा मर्जर हो या फास्ट ट्रैक मर्जर, तो आपके माइंड में अपने आप कंसेप्शन आना चाहिए क्या कि भैया क्या क्या एस्पेक्ट्स देखने होंगे। प्रेम्बल बोल रहा है, हाँ, या डेफिनेशन, यू नो व्हाट द टर्म्स यूज इन द यू नो व्हाट मर्जर जो भी आप इसके में यूज करने वाले हैं उनकी डेफिनेशन उनकी क्लियर होनी चाहिए। डिटेलिंग ऑफ द प्री एंड यू नो व्हाट पोस्ट मर्जर कैपिटल क्या होगा, ठीक है। प्लस एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैसे ट्रांसफर की जाएंगी, इफेक्टिव डेट्स कब से मान जाएगी, टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, बेनिफिट के स्टाफ को दिए जाएंगे, या कंसोलिडेशन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल की बात करें, डिसोल्यूशन विदाउट वाइंडिंग अप का बात करेंगे, नोटिस ऑफ अप्रूवल ऑफ द स्कीम, कैसे आपको आरओसी को भेजना है, शेयर होल्डर्स को भेजना है, क्रेडिटर को भेजना है, कौन कौन से अप्रूवल आपको रिक्वायरमेंट रहेंगे, ठीक है। कोई भी अमेंडमेंट्स है या मॉडिफिकेशन है वो कंसिडर किया जाए। अब बात पकड़ में आ रहा है, ये अपने आप में इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैं फिर बता दूं, ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनता है, ठीक है। चलिए एक और इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है पोस्ट मर्जर इफेक्ट, ये बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट लगा हुआ है। देखो
3 पॉइंट्स तो तुमको मेरे हिसाब से बुद्धि में रट गए होंगे, चाहे तुम कोई सा भी मर्जर पढ़ो, चाहे सेक्शन 232 के अंदर पढ़ो, 233 के अंदर पढ़ो, क्या होना है, 3 चीजें तो होनी है। द फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस शैल बी रिजल्ट ऑफ द मर्जर, ट्रांसफर कंपनी शैल स्टैंड डिसॉल्व ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्कीम, नो वाइंडिंग अप रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस। ऐसे ही क्वेश्चन बन जाता है कई बार, कमेंट, एलाबोरेट, डिस्कस, क्लियर। तो बात पकड़ में आया। पहला तो क्या कह रहा है, ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफर की मत लिख देना जल्दबाजी में एग्जाम में, नहीं तो गया मार्क्स। ट्रांसफर कंपनी क्या होगा, स्टैंड डिसॉल्व विदाउट रिसोर्टिंग द वाइंडिंग अप करने का जरूरत नहीं है, वैसे ही हो जाना है, आप जानते हैं। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शैल बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी, ये भी हम जानते हैं। प्लस एनी चार्ज ऑन द ट्रांसफर कंपनी प्रॉपर्टी शैल स्टैंड ट्रांसफर टू ट्रांसफरी, कोई भी चार्ज क्रिएशन ऑन द प्रॉपर्टी, चाहे वो फिक्स चार्ज हो या फ्लोटिंग चार्ज हो, वो किसका हो जाना है अब। अच्छा, एक बात याद रखने की इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आपने सुना भी होगा कि अगर कोई फ्लोटिंग चार्ज है तो क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है ऐसे टाइम पर। मैं समझाना चाहिए, ध्यान सुनना। चार्ज आपने क्रिएशन किया हुआ है वो फ्लोटिंग चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज क्रिस्टलाइज हो जाता है जनरली कब, अगर मान लीजिएगा कंपनी वाइंड अप होने जा रहा है ऐसे केस में। तो यहां पर भी अगर कोई फ्लोटिंग चार्ज है तो उसे डिबेंचर होल्डर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं, दे कैन क्रिस्टलाइज दियर फ्लोटिंग चार्ज। ये ज्ञान की बात मैंने बीच में ऐड कर दी है समझाने के लिए, ठीक है। सो जितने कोई भी चार्जेस होंगे द प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शैल बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी। पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉइज, अब से सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे हमने देखा कुछ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन होते हैं भाई, मान लीजिएगा पीएफ का अमाउंट है, ईएसआई है, ठीक है, बोनसेस हैं, या किसी भी तरीके ऐसे इमोल्यूमेंट्स या बेनिफिट्स जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन भी बनते हैं एम्प्लॉयर के, वो भी कैरी रखे जाएंगे। विल बी नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। भाई ग्रेजुएटी का पैसा दो तो ऑफ कोर्स पहले किसका था, ट्रांसफर कंपनी की लायबिलिटी थी। अब क्योंकि ये मर्ज हो गई ट्रांसफरी के साथ में तो ट्रांसफरी कंपनी की लायबिलिटी बन गई। तो कहता है पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, बोलो ना, पेमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉई इसकी बन जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफरी कंपनी की। चार बातें मेरे साथ बोलेंगे। पहला, ट्रांसफर कंपनी शैल स्टैंड डिसॉल्व्ड विदाउट वाइंडिंग अप। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ट्रांसफर कंपनी शैल बी ट्रांसफर टू द ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफर कंपनी का ट्रांसफरी कंपनी को चला जाएगा एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एनी चार्ज created on the assets of the property of the transfer company shall be transferred to the transferee company, and payment of social security benefits of employees किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, will become the responsibility of transferee company। याद रहेगा। Despite the fast-track mergers being an innovative and convenient concept, it poses certain practical difficulties। अब एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनती है, भूल के मत चले जाना भाई, क्या बता रहे हैं। These practical difficulties are, कहता है क्या डिफिकल्टीज हैं, कहता है merging the authorized capital of all companies in a transferee company may not be practically viable। ये डिफिकल्टी रहती है अगर एक से ज्यादा देख, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जैसे कंपनी ए है, ठीक है, मान लीजिए ए कंपनी मान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ स्मॉल कंपनी हिसाब से। ए प्राइवेट लिमिटेड है, बी प्राइवेट लिमिटेड है ना, सी प्राइवेट लिमिटेड है। तो अगर एक से ज्यादा है ना, मतलब मर्जर बिटवीन टू और मोर कंपनीज है, टू है ठीक है, बट मोर देन टू कंपनीज से ज्यादा अगर मर्जर हो रहा है तो ये डिफिकल्टी रहती है कि ऑथराइज कैपिटल को कंसोलिडेट करना, इट्स नॉट जस्ट एन इजी टास्क, ठीक है। कई बार तो प्रैक्टिकली बताऊं तो कंसिडर भी नहीं करते हैं, जो बता रहे हैं ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली इशू रहता है कि मर्जिंग ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ऑल कंपनीज इन ट्रांसफरी कंपनी मे नॉट बी प्रैक्टिकली वायबल। फॉर्म INC 28 जो ऑर्डर होता है, याद रखिएगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर हो या NCLT का ऑर्डर हो, which finally registered scheme does not provide the following। अब INC 28 अगर आप फाइल करें तो कहता है कि आपने सेपरेट कोई है ना फॉर्मेट नहीं रेडी किया हो किसके लिए, सेक्शन 233 का सेपरेट ड्रॉप डाउन मेन्यू फॉर द चाहिए आपको, मतलब सेपरेट होना चाहिए, मतलब INC 28 फाइल कर रहे हैं तो कहता है सेपरेट ड्रॉ डाउन का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे एक सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए जहां फॉर्मेट आपको मिल जाए किसके लिए, सेक्शन 233 का अलग से। एंड चेंज इन द स्टेटस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, ये भी एक इशू रहता है। 3 मैंने जैसे काफी इशू रहते हैं, एक तो जो प्रैक्टिकली बोले मर्ज करना ऑथराइज कैपिटल ऑफ ऑल ट्रांसफरर कंपनी विद ट्रांसफरी कंपनी,
जितनी भी ट्रांसफर कंपनी है इनकी ऑथराइज कैपिटल को मर्ज करना विद ट्रांसफरी कंपनी कह रहा है इट्स नॉट प्रैक्टिकली वायबल। दूसरा कह रहा है आंसी 28 के साथ में अगर देखा जाए तो सेपरेट ड्रॉप डाउन जो यहाँ पे कह रहे हैं, ड्रॉप डाउन मतलब एक सेपरेट कॉलम आपने नहीं देखा किसके लिए, फॉर सेक्शन 233 एंड चेंज इन द स्टेटस ऑफ ट्रांसफर कंपनी अपना में इशू है। प्लस देयर इज अ डाउट रिगार्डिंग द वेदर द आरडी कैन सजेस्ट द चेंजेस टू द स्कीम। तब तक आप पढ़ते आए कहीं पे भी आपने देखा कि आरडी सजेशन दे रहा है, आरडी सजेशन दे नहीं रहा है। आरडी क्या कर रहा है, या तो सजेशन रिसीव कर रहा है, इनवाइट कर रहा है, ऑब्जेक्शन कंसीडर कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्शन कंसीडर कर रहा है। वो यहाँ पर आरडी के रोल में कहीं पे भी नहीं आया कि आरडी कैन सजेस्ट सम सजेशंस और यू नो व्हाट वो कुछ ही आप किस तरह की स्कीम में एडवाइस कर सकता है। आरडी का काम बीच में आप देखें ना कैसा है, सिर्फ कि यहाँ से आरओसी से और या ऑफिशियल लिगेटर से ऑब्जेक्शन आ गया तो उसको सुन लिया, ठीक है जी, लगा कि फिट नहीं है तो उठा के एनसीएलटी में एप्लीकेशन लगा दी। बट आरडी का कहीं से भी स्पेसिफिकली रोल ये देखने को नहीं मिल रहा है जहां पे वो खुद सजेस्ट कर रहे हो कुछ स्कीम के लिए। It appears that if the ROC official legator does not have objection to the scheme, RARD has to confirm without any suggestion of his own। अब मुझे की बात है, अगर कोई आपने देखा पूरे केस के अंदर ना ROC और ऑफिशियल लेगेटर ने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया तो आरडी कोई ऐसा स्पेसिफिक लैंग्वेज कहीं नहीं लिखा है कि आरडी यू नो व्हाट अपनी सजेशन देगा, नहीं है। आरडी उसमें साफ लिखा हुआ लैंग्वेज में क्या, आरडी विल कंफर्म द स्कीम। क्या हो रहा है, चलिए अब ये हमने अब तक पूरा यही तो पढ़ते आए हैं प्रोसेस के अंदर। पीआर लगेगा, फिर डिक्लेरेशन सोल्वेंसी, मीटिंग ऑफ मेंबर क्रेडिटर्स, फाइलिंग स्कीम विद आरडी, अप्रूवल ऑफ स्कीम एंड फाइलिंग द अप्रूव्ड स्कीम विद आरओसी, कंसर्न आरओसी, ये पूरा पढ़ता है। सो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कहा पोस्ट मर्जर फैक्ट्स हैं, एक ये मैंने आपके सामने भी रखा है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योग हैं, और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिकल इनसाइट। जी हाँ, जे बुक के बियॉन्ड जाके बात करी जाए तो जैसे कह रहा है, देखो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, knowing and learning the basic theories concept around the fast track merger is important. However, one also must know how to use this theory in practice. Whenever asked to render a legal opinion on fast track merger, or if your firm is entering into one, keep in mind the following practical steps. जैसे assess whether the merger is beneficial before entering into one. सबसे पहला क्या काम है कि आप प्रैक्टिकली कहता है कि मर्जर आपके लिए बेनिफिशियल, देखिए समझिए कहने का मतलब क्या है, लीगल एस्पेक्ट्स तो आप देखेंगे जब फॉलो करेंगे, लेकिन लीगल एस्पेक्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या ये मर्जर करना आपकी कंपनी के लिए बेनिफिशियल है नहीं। सो फर्स्ट, अब जैसे मैंने कहा आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपका पर्पस क्या है, मर्जर के पीछे पर्पस क्या है। जब आपको पर्पस क्लियर होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि आप एक्सपांशन करना चाहते हैं, आप यू नो व्हाट अपना नया प्रोडक्ट आप ऐड कर रहे हैं, जो भी आपका पर्पस है, सो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द पर्पस पता होगा तभी आप क्या कर पाएंगे, assess whether the merger is beneficial before entering into one। मतलब you need to understand कि आपके लिए बेनिफिशियल है नहीं है। अब वो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी है, किस कॉन्सेप्ट में आप देख रहे हैं उसे। तो फर्स्ट assess whether the बोलो ना, assess whether the merger is beneficial before entering into one, मतलब एंटर हो गया फिर क्या बचा, कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस। भैया ये जरूरी है कि आप क्या करें, ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करें ऑन द फर्म सॉट टू बी मर्ज। अब जैसे कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड को आप एक्वायर करना चाहते हैं या मर्ज होना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उसके ऊपर आप ड्यू डिलिजेंस कंडक्ट करें। इसलिए आपको ध्यान दिया होगा इन दोनों की क्लासेस में मैं आप ड्यू डिलिजेंस पढ़ा रहा हूं ताकि कॉम्बिनेशन बनी रहे आपके टॉपिक्स की। क्लियर? सो कह रहा है कंडक्ट ड्यू डिलिजेंस। रिमेंबर बोथ कंपनीज नीड टू बी स्मॉल कंपनीज, पहले भी बताया था, याद रखना, एग्जामिनर आपका क्वेश्चन घुमा कर दे सकता है। सेक्शन 2 क्लॉज 85 की डेफिनेशन को आई होप याद कर लिया होगा, समझ लिया होगा, बुद्धि में बैठा लिया होगा, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल याद हो गया होगा, प्लस आपको याद हो गया होगा टर्नओवर, एंड याद रखना दोनों में एंड है, ठीक है। 50 लाख उससे कमी की बात करेंगे और 2 करोड़ उससे कमी का बात करेंगे टर्नओवर में। सो ये देखिएगा कि भैया दोनों कंपनीज जो है वो स्मॉल कंपनीज होना चाहिए। हैव अ प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइन strategy in the place in order to avoid the undue delay। जी हाँ, प्रॉपरली प्लान होना चाहिए ताकि डिले नहीं हो स्कीम के अंदर। साथ साथ कहते हैं थिंक ऑल पॉसिबल ऑब्जेक्शंस व्हिच मे रिसीव फ्रॉम द आरओसी, ऑलरेडी कीप सॉल्यूशन ऑलरेडी टू सेव टाइम। जी हाँ, अब देखो क्या होता है ना, आप इनवाइट ऑब्जेक्शन सजेशन की बात करते हो ना आरओसी से, तो जो भी ऑब्जेक्शन आपको लगता है प्रोबेबल ऑब्जेक्शन हो सकता है उस तरफ से, उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंटेशन एडवांस में प्रिपेयर रखिएगा ताकि आपको ना ऑब्जेक्शन आने के बाद प्रिपेयर नहीं होना। तो इससे क्या होगा, पर टाइम बचेगा। मुझे कह रहा है जनरली कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इन्होंने बताएंगे, तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। 5 बातें, पहली बात हम याद रखेंगे, एसेस वेदर द मर्जर इज, इधर देख के याद कर लो, एक बार देख लो, देखो देख के बोलो, एसेस द वेदर द मर्जर इज बेनिफिशियल बिफोर एंटरिंग इनटू द वन, मतलब बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट या इनटू द मर्जर। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट क्या करना है। सबसे पहले हमको
बेनिफिशियल देखना है, बेनिफिशियल है नहीं है, सो डिसाइड वेदर द मर्जर इज बेनिफिशियल। दूसरा, कंडक्ट द डिलिजेंस, जो कंपनी आप कर रहे हो उसके ऊपर डिलिजेंस, जहां जिससे मर्ज हो रही हो उसका डिलिजेंस कीजिएगा। प्लस रिमेंबर द बोथ कंपनीज आर स्मॉल कंपनीज फॉर पर्पस ऑफ फास्ट ट्रैक मर्जर। तो पहला बेनिफिट्स ऑफ मर्जर चेक करना है, दूसरा कंडक्ट डिलिजेंस करना है, तीसरा मेरे साथ बोलिएगा, तीसरा क्या देखना है, रिमेंबर दैट बोथ कंपनीज आर स्मॉल कंपनीज। तीसरा, फोर्थ क्या है, यू नो व्हाट, यू मस्ट हैव अ प्रिस्क्राइब्ड टाइमलाइंस, सो एंड ट्राई टू अवॉइड अनड्यू डिलेज and think all possible objections from the ROC. That's why you would be able to prepare in yourself advance. Alright, तो ये कुछ हमने भी प्रैक्टिकल इंसाइट्स देखे। अब ये भी देखो, ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, फिर बता दूं एक इंपॉर्टेंट ये है क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से। एक मैंने आपको बोला कि इन दोनों की कॉम्बिनेशन पॉइंट नंबर 6 और 7 को मिलाकर आ सकता है, ठीक है। अब उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है ना टेक्निकल वर्ड्स में, किसी भी जगह डाउट है तो आप बिल्कुल बेझिझक होके बिना शर्माए NRK के व्हाट्सएप पे पूछेगा, डेफिनेटली आई आंसर टू यू। कमेंट बॉक्स में तारीफ करते रहते हो, टारगेट्स बताते रहते हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर क्वेरी चाहो तो क्वेरी पूछ सकते हो। आज का टेस्ट मिस मत करना, स्केड्यूल तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आज का टेस्ट देख लेना उसमें, और मिस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुड बाय, टेक केयर।